हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर फर्स्ट के अंदर गाउस थ्योरम, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल के अगर अपने बोर्ड एग्जाम की बात करें या हर साल का जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें गाउस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो गाउस लॉ या गाउस थ्योरम जो है वो +2 के अंदर मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। उसको एक्सप्लेन करने से पहले हम यहाँ पर एक बार बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फील्ड लाइंस होती है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन काउंट करने से क्या निकल जाता है। तो ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले देखिए कि यहां पर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं जिसके अंदर काफी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम इस प्रकार शो कर सकते हैं। पैरेलल लाइंस बनाते हैं हम, इनके बीच में जो स्पेस होता है वो ऑलमोस्ट हम सेम रखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बना दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखो कि अगर सेम इतनी जगह लेकर हम, जैसे मान लो हमारे पास इतना स्पेस हमने लिया है और इतना स्पेस इस तरफ लेकर हम अगर इस तरह की लाइंस बनाते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो काफी पास पास में है, या यूं कहें कि उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके कंपैरिजन में। तो बीच में जो स्पेस होता है लाइनों के वो हम कम या ज्यादा करके स्ट्रेंथ को चेंज करके अपने शो कर सकते हैं पेपर के ऊपर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि अब जैसे मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें हमने एक इतना एरिया कंसीडर कर लिया, ये हमने एक ब्लॉक बना दिया या इतना एक स्पेस हमने क्रिएट कर दिया। अब इस एरिया में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है? देखो, एक तो ये वाली 1, 2 एंड 3। तो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितनी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होती है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा एरिया। एरिया हम ए से ले सकते हैं या S4 हम इसको डिनोट कर सकते हैं सरफेस के लिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीजों से मिलकर बनता है। अब ये बात आती है कि एरिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस अपना इसके अंदर रखता है, वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास जहां पर एरिया जो है वो इंपॉर्टेंस अपनी रखता है। जैसे देखो कि मान लो किसी जगह के ऊपर हमने एक यहां पर इस प्रकार देखो कि ये एक पाइप है कोई भी, या ओपन नाला भी अपन कह सकते हैं। हमारे गांव के अंदर जैसे नहरें होती है, खाड़ा जिसको बोला जाता है, तो इसमें वाटर इस प्रकार फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। हम कह सकते हैं कि वाटर की डायरेक्शन है ये, वाटर फ्लो इन ए पाइप। और ये पाइप जो है वो हम कह सकते हैं कि ओपन है, या एक हमने ईंटों से नाली बना रखी है जिसके अंदर नहर का पानी या ट्यूबवेल का पानी जा रहा है। अब हमने क्या करना है कि इस चलते हुए पानी में से एक गिलास जो है वो हमने भरना है पीने के लिए। तो अब अगर इस गिलास को हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल पानी जा रहा है, गिलास को सामने ऐसे रखेंगे तो इसमें कितना पानी आएगा? इसमें पानी बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि गिलास की जो साइड ओपन है ये वाली, जब तक ये हम इसके सामने नहीं करेंगे तब तक गिलास जो पानी से नहीं भरेगा। तो इसका मतलब अगर कोई भी सरफेस हमारे पास होती है, कोई भी एरिया अगर हमने यहाँ पे इंक्लूड किया किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो वो दोनों मिलकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाते हैं। यानी कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उन दोनों को कंसीडर करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाया जाता है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है। उसके साथ साथ जो एरिया की डायरेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंस में रखती है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो एरिया लेते हैं वो एक जस्ट एरिया नहीं होगा, वो एरिया वेक्टर यहां पर कहलाएगा। क्योंकि आपने अभी +1 तक ये पढ़ा था कि एरिया जो था वो स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां पर हम एरिया को एज ए वेक्टर यहां पर कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अब देखो यहाँ पे ये जो था इस एग्जांपल के अंदर हमने जो गिलास वाली बात की थी कि गिलास का जो एरिया है जब तक वो पानी के सामने हम नहीं रखेंगे तब तक पानी उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार और बहुत सारे एग्जांपल होते हैं कि जैसे मान लो कि ये कोई भी एक किसी का मकान है, चारों तरफ
इसमें हमने 4 दीवारी कर रखी है। इस मकान के 2 गेट हैं ओपन इसके अंदर जाने के लिए। एक गेट यहां पे, गेट नंबर 1, और एक गेट यहां पर है, गेट नंबर 2। अगर हम किसी के घर पे जाते हैं, मान लो रात का टाइम है, उसने गेट बंद कर रखा है, हम कॉल करके उसको बुलाते हैं कि यार एक बार गेट खोल, थोड़ा काम है। हम इस गेट के सामने खड़े हैं, यहां पर 2 नंबर गेट जो है इसके सामने हम यहां पर खड़े हैं। अब जब तक उसको ये नहीं पता लगेगा कि जो बंदा हमसे मिलने है वो कौन से गेट के आगे है, अगर वो ये वाला गेट खोलेगा फिर वो देखता है कि यहाँ पे तो कोई नहीं है, हो सकता है वो वापस जाकर सो जाए। लेकिन जब हम उसको ये बताएंगे कि हम 2 नंबर गेट के सामने खड़े हुए हैं, तो वो अपने आप हमारे पास आकर हमारे साथ मुलाकात कर सकता है। तो इस प्रकार कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर एरिया जो होता है उसकी डायरेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब मान सकते हैं दोनों साइड में गेट का साइज है वो एक जैसा है, लेकिन हमारे काम के में कौन सा आ रहा है या हम कौन सा यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंस कौन सा रखता है, ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसीलिए कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर एरिया की जो डायरेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। तो वो केस जहां पर हम एरिया किसी कॉन्सेप्ट के साथ इंक्लूड करते हैं या अटैच करते हैं, तो वहां पर हम उसको एरिया वेक्टर बोल सकते हैं। तो फिर बात आती है कि एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि अगर किसी चीज को वेक्टर माना है तो उसकी डायरेक्शन भी हमें पता होनी चाहिए। तो डायरेक्शन हमेशा क्या होती है कि कोई भी चीज अगर किसी की डायरेक्शन निकालनी है तो सबसे पहले हम उसका जो प्लेन होता है वो कंसीडर करते हैं, और डायरेक्शन हमेशा उसकी 2 तरफ हो सकती है। अब जैसे देखो कि ये जो बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, ये वाली इसकी साइड और ये साइड दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो अब इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा उसकी 2 डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो हम सामने से इसको देखेंगे तो हमारी तरफ इसकी डायरेक्शन या इसकी पीछे वाली, 2 डायरेक्शन इसकी पॉसिबल है। लेकिन जो पीछे वाली साइड है इस ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड की, वो हमारे लिए काम की नहीं है। हम सामने से इसको खड़े होकर देखते हैं, या स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, मान लो जब हमारी क्लास चल रही होती है, बच्चे सामने टेबल्स पे बैठे होते हैं, उनको बोर्ड का कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो उनको ये वाला जो साइज है पूरे का पूरा ये दिखता है। तो इसका मतलब यहां से जो डायरेक्शन निकल रही है, जिस तरह से हम ऑप्टिक्स के अंदर बात करते हैं कि कोई चीज हमें कब दिखाई देती है, जब जो लाइट है, रेज ऑफ लाइट किसी चीज पे पड़ के हमारी तरफ आती है और हमारी आईज में एंटर करती है, वो साइड हमें दिखाई देती है। तो अब इस बोर्ड के सामने हम ऐसे खड़े हुए हैं, तो यहां से जो लाइट्स आके हमारी आईज में एंटर कर रही है, उसकी वजह से हमें ये बोर्ड का ये वाला जो फेस दिखाई देता है। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। यानी कि किसी भी चीज की अगर डायरेक्शन निकालनी होती है तो हम जस्ट उसके सामने खड़े होकर, और उसकी डायरेक्शन हमारी तरफ आती हुई हमें दिखाई देगी, तो हमने यहाँ पे ये डायरेक्शन कंसीडर करनी है। तो इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए फाई यहाँ पर हम सिंबल यूज करते हैं, इसके साथ हम यहाँ पे ई लगा सकते हैं, क्योंकि ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे मैग्नेटिक फील्ड की जो बात होती है वहां पर भी फ्लक्स यूज होता है। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम यहाँ पे ई इसके साथ लगा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स है उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो निकालने के लिए हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए, एक तो ई मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई वेक्टर, वो आ गई हमारे पास। दूसरा एरिया वेक्टर, जिसको हम ए वेक्टर यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो किस तरह का होगा, क्रॉस प्रोडक्ट वाला होगा या स्केलर होगा। तो इसमें क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट का केस रहता है, जब फ्लक्स निकाला जाता है तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती है। क्यों आती है, क्योंकि जैसे ये देखो, अब अगर सपोज करो कि पीछे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी तरफ आ रही है, यानी कि हमने इसका कैप ओपन कर दिया, ये जो डायरेक्शन है मार्कर की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, और हम उसको सामने से देख रहे हैं, तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। और इसका एरिया जो वेक्टर है, जिसकी हमने अभी बात करी है कि किसी चीज का एरिया वेक्टर निकाला जाता है, तो हम अगर उसके सामने खड़े हैं तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा उस ऑब्जेक्ट से हमारी तरफ होगी। तो ये हमारी जो फिंगर है ये एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, और मार्कर की जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो दोनों चीजें सेम डायरेक्शन के अंदर है, और किसी भी 2 चीज का जब मल्टीप्लाई होता है और दोनों मिलकर तब देखो कि जो बात करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर की बेसिक डिफरेंस क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर 2 चीजों का जो मल्टीप्लाई होता है वो मिलकर तीसरी डायरेक्शन बनाता है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो ई वेक्टर और ए वेक्टर, इन दोनों की ही जो डायरेक्शन है उनको फॉलो कर रहा है। ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर भी दोनों सामने क्यों रहे, फ्लक्स उधर जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। हमने जो बात की थी, जो पानी का गिलास है वो कब भरता है, जब हम पानी के फ्लो के सामने की ओर जब इसका ओपनिंग फेस है वो रखेंगे। तो इसका मतलब जब
गिवन टू वेक्टर में से किसी एक की डायरेक्शन रिजल्टेंट अगर फॉलो करता है तो वो कंसेप्ट स्केलर वेक्टर कहलाता है। तो इस प्रकार यहां पे हम जो लिखेंगे वो ई ए कोस थीटा यहां पे लिखते हैं। जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाता है फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, क्योंकि यहां पे नया वेक्टर नहीं बन रहा, सिर्फ ई वेक्टर या ए वेक्टर इनमें से किसी एक की डायरेक्शन को हम यहाँ पे फॉलो करके चल रहे हैं, तो कोस थीटा का यहाँ पर कंसेप्ट आ गया। तो हमने अभी तक यहाँ पे क्या पढ़ा है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया के साथ कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है, या हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, सिर्फ फील्ड लाइंस काउंट करनी है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वो चीज हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा। और मैथमेटिकली उसकी वैल्यू निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और एरिया दोनों का मल्टीप्लाई, इस प्रकार हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम मेन मुद्दे पे गॉस थ्योरम के ऊपर कि गॉस थ्योरम है वो क्या चीज है। गॉस थ्योरम के अंदर क्या होता है, हमेशा एक हम क्लोज सरफेस लेके चलते हैं। तो ये चीज आपने दिमाग में बिठा के रखनी है कि सबसे पहले क्लोज सरफेस होगी तभी गॉस थ्योरम काम करेगी, ओपन सरफेस पे काम नहीं करती। क्यों नहीं करती, उसका कारण क्या है, ये देखो, ये हमारे पास एक बॉल है, अगर सपोज करो कि हम इस प्रकार की कोई एक मेटल की शीट बनाए या मेटल का स्पेयर बनाकर उसमें थोड़ा सा स्पेस देकर अंदर एक बल्ब लगा दें, तो वो जो बल्ब जलेगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से क्लोज सरफेस हो जाएगी। यहां पे अगर हम एक बल्ब लगाते हैं, इससे क्या होगा कि जो रे ऑफ लाइट्स निकलेगी वो 360 डिग्री के ऊपर जाएगी। सभी डायरेक्शन में लाइट होती है वो हमें पता है कि ट्रेवल करती है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट्स की शेप में है। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी ये फील्ड लाइन्स यहाँ पे निकल रही है, जो जितनी भी यहाँ पे रे ऑफ लाइट निकल रही है, सेंटर से मान लो सेंटर पे बल्ब लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक जो रे ऑफ लाइट अब इधर जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, इन सभी की जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर सरफेस तक जाने के लिए सेम डिस्टेंस इनकी होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो एक सिमेट्री के अंदर है, हर जगह पे एक जैसी स्ट्रेंथ है, तो वो चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो यही बल्ब हम यहाँ पे लगा दें बाहर की ओर, ये बल्ब बाहर की ओर अगर आपने लगा दिया, इससे क्या होगा कि ये जो जगह है यहाँ पे तो स्पेस आप डिस्टेंस कम मिलेगी फील्ड लाइंस के लिए, यहाँ पे इसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि सरफेस की तीनों जगह के ऊपर ये एक हमारा स्पेयर है मेटल का बना हुआ, मान लो इसकी तीन लोकेशन है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग होगी, क्योंकि बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब गॉस थ्योरम की बात करेंगे वहां पर हम एक चार्ज और एक सरफेस दो चीज लेकर चलते हैं। तो कहीं पे चार्ज रखा होता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, तो जब ये हमारी सरफेस है और यहाँ पे चार्ज अगर रखा हुआ है तो ये तीन तो फील्ड लाइंस निकल रही है, इन तीनों की डिस्टेंस अलग अलग है। और हमें पता है कि जैसे जैसे इनकी डिस्टेंस ज्यादा इनको ट्रेवल करनी पड़ती है, वैसे वैसे इनकी इंटेंसिटी है वो वीक होना शुरू हो जाती है। तो ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और सी, यहाँ पे पॉइंट सी है, एक पॉइंट के ऊपर जो फील्ड लाइंस है वो सबसे पहले पहुंचेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, इस वजह से यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ भी ज्यादा फील होगी। बी पॉइंट ए से थोड़ा ज्यादा दूर है तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। सी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहुंचेगी उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा वीक हो जाएगी। तो इस प्रकार अगर क्लोज सरफेस ना ली जाए तो हमारे लिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करना या कंसीडर करना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हमेशा क्लोज सरफेस अगर हम लेकर चलेंगे तो हमारे पास हर पॉइंट के ऊपर जो सरफेस हम यहाँ पे ले रहे हैं उसके सभी पॉइंट्स के ऊपर सेम हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो देखने को मिलती है। तो इसलिए क्लोज सरफेस लेने का रीजन ये होता है ताकि हर जगह पर हम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो लेकर रिजल्ट निकाल सकें। तो हम बात कर रहे हैं आगे कि जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग, तो गॉस थ्योरम है वो ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा फॉर एनी क्लोज सरफेस इन वैक्यूम, हम यहां पे वैक्यूम की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार वैक्यूम हो, लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है वो वैक्यूम को मान के दी गई है। फॉर एनी क्लोज सरफेस इन वैक्यूम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स
linked with the surface is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the surface. पता लगा आपको? नहीं पता लगा होगा, दोबारा देखते हैं। यहां पे लिंक वर्ड लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस। जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास एक स्पेरिकल सरफेस है, तो ये मान लो मेटल की बनी हुई है या किसी भी चीज की ये बनी हो सकती है। इसके साथ कितनी फील्ड लाइंस अटैच्ड हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने यहाँ पे निकालना है इस सरफेस के साथ, ये क्लोज सरफेस है क्योंकि आपको एक सर्किल बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो यानी कि क्लोज सरफेस का मतलब यहाँ पर ये है कि हमने जो सरफेस लेनी है वो 3D की फॉर्म में होनी चाहिए। कभी भी इसके अंदर 2D जो अपनी शेप वाली ऑब्जेक्ट होती है वो कंसीडर नहीं की जाती, इसीलिए हमने ये जो बॉल है वो कंसीडर की थी। ये जो बॉल है ये पूरी तरह से आपको 3 डायमेंशन नजर आ रही है। अंदर से ये मतलब हम कह सकते हैं कि होलो है और बाहर इसके आउटर सरफेस में दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर अगर कोई चार्ज रखा होगा वो इसकी सरफेस पे जब टच करता है तो हर जगह हम एक जैसी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मान सकते हैं। तो अब ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे बन रहा है फाई ई जो बनेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक तो एप्सिलॉन नॉट जो परमिबिलिटी इसकी, और परमिटिविटी जिसको अपने कहते हैं, मीडियम कितना परमिट कर रहा है किसी भी चार्ज को अपना फोर्स लगाने के लिए, वो चीज जो हम पहले पढ़ चुके हैं एप्सिलॉन नॉट के बारे में। तो एप्सिलॉन नॉट आ गया। दूसरी चीज चार्ज, जब तक कहीं पे चार्ज नहीं होगा तब तक उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं निकलेंगी। तो सबसे पहले हमारे पास चार्ज होना चाहिए और फिर उस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है उनकी काउंट करके हम फ्लक्स निकालते हैं। तो सपोज करो कि जैसे मान लो इसके सेंटर के ऊपर चार्ज क्यू लिखा हुआ है और यहां से जो फील्ड लाइंस निकलकर इस हमारे सरफेस के टच में जो आएगी तो जो फ्लक्स बनेगा, अब फील्ड लाइंस निकल रही है और पूरी सरफेस का हम एरिया निकाल सकते हैं यहां पर। तो जो हमारे पास फ्लक्स आएगा वो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। ये चीज गॉस ने बताई थी। तो दोबारा हम यहां पे बात करते हैं। फॉर एनी क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जितना चार्ज इस सरफेस के अंदर रखा हुआ है उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकलेगी उतना फ्लक्स वहां पर हमारे पास आएगा। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है। इसके अलावा जो हमने पहले बात की थी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा या ई ए कोस थीटा हमने वहां पे लिखा था। तो दो यहां पर मेथड होते हैं फ्लक्स निकालने के। गाउस ने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स वाला बताया था, तो साथ में हम ये वाला मेथड भी लगाकर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि जो कंबाइंड फॉर्मूला था उसको ऐसे लिखते हैं। यहां पे हमने ये लिख दिया ई ए कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो सिंबल लगा हुआ है इसको अपने क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल यहां पे बोल सकते हैं, क्लोज सरफेस का लाइन इंटीग्रल।